चलिए, तो काइनेमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर से शुरुआत करेंगे। काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, विदाउट नोइंग कि वो मोशन का कॉज क्या है। हम लोग उस मोशन की वजह से क्या क्या चेंजेस होता है, उसका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। और ये मोशन जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन स्पेस। ठीक है, वन डायमेंशन हो गया स्ट्रेट लाइन का मोशन, और स्पेस का मोशन हो गया वो थ्री डायमेंशन या टू डायमेंशन में हो सकता है। लेकिन हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, एक साथ मिला के, वन डायमेंशन एज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन इन स्पेस, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन अलग से नहीं पढ़ेंगे, मोशन इन 3D अलग से नहीं पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और उसमें हर एलिमेंट को एक एक इंडिविजुअली जाकर डिस्कस भी करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जो हमको जानना जरूरी होता है वो ये है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में किसी ऑब्जेक्ट का जब मोशन होता है तो क्या कहते हैं, व्हाई, व्हाट इज मेंट बाय मोशन। मोशन का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम। टाइम के साथ अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। तो अगर मोशन के बारे में पढ़ना है तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि पोजीशन होता क्या है। तो पोजीशन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन निकालेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन ड्रॉ करेंगे। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और वो क्या होता है, वो जनरली एक्सिस का ओरिजिन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस दिखाया हुआ है। उस एक्सिस का जो ओरिजिन है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, और उसी के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में भी ये चीज पढ़ चुके हैं। तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which is directed from origin to the point। जिस पॉइंट का वो पोजीशन, बेसिकली पोजीशन वेक्टर का क्या काम होगा, पोजीशन बताएगा, है ना, क्या बताएगा बोलो, पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट का वो पोजीशन बता रहा है वो पॉइंट तक वेक्टर खींचेंगे, कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से उस पॉइंट तक अगर हम वेक्टर खींच दिए तो वो जो वेक्टर होगा वही पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट x y z है तो उसका पोजीशन वेक्टर r क्या कहेंगे, वो हम लोग बोलेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर सेक्शन में कि क्यों ऐसा होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये पॉइंट P है, O से हम लोग एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किए हैं O टू P। ये जो पॉइंट P है उसका पोजीशन आप देखिए, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। यहाँ पे ये टी टी क्यों लिखा हुआ है, वो बता रहा है कि ये एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम का फंक्शन है। मतलब पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली। तभी तो कहेंगे कि पोजीशन वेरी कर रहा है, तभी तो कहेंगे कि पार्टिकल मोशन में है। ठीक है, तो इसीलिए वो टाइम लिखा हुआ है, बाकी उसका कोई और रोल नहीं है। तो अगर कोऑर्डिनेट उसका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। और मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एकदम बेसिक चीज है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डिस्टेंस से शुरुआत करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो कहते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जो मोशन के दौरान जितना एक्चुअल लेंथ कवर करता है उसी को हम लोग उस पार्टिकल का या उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे आपको एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि एक पार्टिकल इस रेड पाथ के अलोंग मोशन कर रहा है। तो इस रेड पाथ के लॉन्ग मोशन कर रहा है तो कभी वो ए पर था, फिर फाइनली किसी टाइम पे वो बी पर गया। तो इसके दौरान उसने कितना लेंथ कवर किया है, तो ये रेड पार्ट के ऊपर ऐसे ये ब्लू बना रहे हैं, देखो ये लेंथ हम लोग एक एक डोरी ले जाएंगे,
एक रस्सी ले जाएंगे और उस लेंथ को मेजर कर लेंगे, ठीक है। वो देख लेंगे कि वो डोरी कितना लंबा जाता है, अलोंग द पाथ जाएंगे, है ना। और उस डोरी का लंबाई मेजर कर लेंगे, उस डोरी को हम लोग सीधा कर लेंगे और उस डोरी की लंबाई को हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो ये जो चीज है वो आपको लेंथ ऑफ द पाथ दे देगा, यानी वो आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आर्टिकल दे देगा। अब बात करते हैं कि ये डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेकिन यस एक बार डिस्कस करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना भी जरूरी है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट का। क्या है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अगर एक पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो क्या उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा होगा? यस, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आपको क्लियरली इस डायग्राम में दिख रहा है कि पार्टिकल जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है तो उसके दौरान उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर पहले ये था, है ना, ये था उसका पोजीशन वेक्टर। अब बाद में उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो बदल के ये हो गया। तो क्या पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ? यस। तो इस पोजीशन वेक्टर के चेंज को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। मतलब अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, दोनों को एक पॉइंट से डिनोट करें, मतलब दोनों को दो अलग अलग पॉइंट से डिनोट करें, तो अगर मान लो ये इस रास्ते ऐसे यहाँ तक पहुंचा है, किसी भी रास्ते पहुंचा, उसको कोई मतलब नहीं है, तो आई से एफ को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, आई से एफ को जो ज्वाइन करने वाला एरो बनाएंगे, यही हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा, ठीक है। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा आर वेक्टर से। क्यों? ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, और चेंज मैंने आपको बताया है, चेंज मतलब डेल्टा, ठीक है। और अगर ये डेल्टा आर है तो इसको लिखना चाहिए हमको क्या चीज, R2 माइनस R1, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, इसको प्रूव करके देखेंगे जस्ट एक मिनट में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। चलिए इसको आर वेक्टर को या डेल्टा आर वेक्टर को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि ये प्रूफ कैसे करेंगे कि ये डेल्टा आर R2 माइनस R1 के इक्वल है, वो देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मालूम है कि नहीं? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दो पोजीशन वेक्टर्स हमने ड्रॉ किए थे उसको हम लोग एक एक किसी कॉमन ओरिजिन से बाहर ड्रॉ करते हैं, वहां पे नहीं, जो डायग्राम ऑलरेडी है उसमें नहीं, एक बाहर हम लोग पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं एक कॉमन ओरिजिन से, ठीक है। ये कॉमन ओरिजिन से आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉमन ओरिजिन हो गया, भागी गया पूरा ओरिजिन लेकर पूरा उड़ गया। चलो, तो ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया हमारा R1 वेक्टर और ये हो गया हमारा R2 वेक्टर, ठीक है। और वहां पे रेड जो वेक्टर दिख रहा है वो हमारा डेल्टा आर वेक्टर है। क्या है बोलो, डेल्टा आर वेक्टर। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान है, देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखें, डेल्टा आर और R1 को अगर ऐड करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग वेक्टर R1 में डेल्टा आर को जोड़ेंगे तो R2 मिलेगा। ट्रायंगल लॉ यही कहता है, दो साइड्स हैं इन सेम ऑर्डर, तो तीसरा साइड इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। तो वहां से हम लोग ये कह पाएंगे कि ये जो है, देखिएगा ध्यान से, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R2 वेक्टर। R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R2 वेक्टर, एंड हेंस डेल्टा आर क्या आ जाएगा, इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा कि डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं, तो S से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ S वेक्टर लिख देंगे, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिनोट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, वो सबसे शॉर्टेस्ट
लेंथ है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है इन अ गिवन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का सिंपल यहां मीनिंग है विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन रेफरेंस फ्रेम, यानी ओ के रेफरेंस में वो जा रहा है। ठीक है, या आप इस डायग्राम में भी देखें ए से भी वो जा रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या कहलाएगा? अगर ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि वो x1 y1 z1 है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम लोग क्या लिख पाएंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम लोग सिंपल तरीके से लिखते हैं r1 इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये हो जाएगा, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पहले बी का कोऑर्डिनेट कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। बी का कोऑर्डिनेट क्या मान ले? बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, z2। तो r2 इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख पाएंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हिस्से की, यानी अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। मतलब अगर आप ए से बी जाते हैं तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर से डिनोट करेंगे और वो डेल्टा आर होगा r2 माइनस r1। अब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करेंगे तो हमको मालूम है आई कैप माइनस आई कैप वाला आई कैप वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, जे कैप वाला जे कैप वाले से सब्ट्रैक्ट होगा और के कैप वाला के कैप वाले से सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 और i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो गया तीन मतलब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर तीनों कंपोनेंट में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने लिख लिया, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि x2 माइनस x1 को इंडिविजुअली हम लोग डेल्टा x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, डेल्टा x आई कैप हो जाएगा प्लस डेल्टा y जे कैप हो जाएगा प्लस डेल्टा z के कैप हो जाएगा। डेल्टा x क्यों लिख पाए? क्योंकि फाइनल x माइनस इनिशियल x है। डेल्टा y इसलिए लिख पाए फाइनल y माइनस इनिशियल y है। डेल्टा z इसलिए लिख पाए क्योंकि फाइनल z माइनस इनिशियल z है, और क्योंकि z को हमने छोटा लिया है हर जगह तो यहां भी छोटा ले लेते हैं। ये हो गई तीनों कंपोनेंट में बात। लेकिन अगर हम एक स्पेशल केस की बात करें, इफ मोशन इज ओनली अलोंग एक्स, ठीक है, अगर स्पेशल केस की बात करें, इफ मोशन इज ओनली अलोंग एक्स, इफ मोशन इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मोशन केवल एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो ये अच्छा डिस्प्लेसमेंट को क्या एस वेक्टर भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर केवल मोशन एक्स में होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट एस होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स आई कैप लिखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आई कैप लिख लेते हैं। लेकिन क्योंकि केवल एक्स में मोशन हो रहा है तो बार बार आई कैप क्या लिखते रहेंगे? इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे चैप्टर्स में जहाँ पे केवल मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस हुआ है वहां पे केवल ऐसे लिख लेता है डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। ठीक है, एस इक्वल्स टू डेल्टा एक्स लिख दिया, हो गया काम खत्म। क्योंकि डेल्टा एक्स यूज हो रहा है, अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन में केवल चेंज हो रहा है एक्स में, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स में ही होगा, है ना। और ये डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर ये डेल्टा एक्स नेगेटिव आता है इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों एक सिमिलर क्वांटिटी है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या डिफरेंस है भाई, दोनों तो एक ही जैसा दिखता है, दोनों का डायमेंशन भी सेम है, लेंथ ही है दोनों। लेकिन एक तो ये बात पक्का है कि पार्टिकल अलग अलग सिचुएशंस में हो सकता है।
ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करे, है ना, ऐसा हो सकता है कि उसका पाथ ही ये हो, देखिए ये इसी पाथ के लॉन्ग हो जाए, तो इस पाथ का लेंथ क्या है, इस पाथ के लेंथ को अगर हम डिस्टेंस d से डिनोट करें, d फॉर डिस्टेंस ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए s ले रहे हैं, ठीक, d डिस्टेंस के लिए और s डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्या यहां पे आपको दिख रहा है कि d इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दिख रहा है कि नहीं, ये तो केस में क्लियर है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है क्योंकि उसी पाथ के लॉन्ग जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए एक दूसरा पाथ ले लें, मान लेते हैं हम लोग सिमिलर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और पार्टिकल इस बार ऐसे जा रहा है, ठीक, तो कोई और पाथ अगर वो ट्रेवल करेगा तो उस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा होगा और डिस्टेंस कोई भी पाथ ले लो, स्ट्रेट पाथ को छोड़कर कोई भी पाथ ले लो, डिस्टेंस जो होगा वो पक्का डिस्प्लेसमेंट से बड़े मैग्नीट्यूड का होगा, यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इन दोनों को मिला दे, फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, फाइनल कंक्लूजन है कि d यानी डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए d बाई मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, कभी कभी इक्वल हो सकता है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो ये इस केस में जब पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उस केस में इक्वालिटी होल्ड करता है, नहीं तो ये जो रेशियो है डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का वो ग्रेटर देन 1 होता है। वहीं पे दूसरे एक और रेशियो की बात करें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी चर्चा हमने किया है। और यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन particle travels in a straight line, particle travels in a straight line without turning back। अगर वो बिना टर्न बैक किए पार्टिकल केवल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो इक्वालिटी होल्ड करता है, जैसा कि आपको फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बताया। लेकिन वहीं पे अगर पार्टिकल मान लो कि थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है, और उसके बाद वहां से क्या करे, रिटर्न बैक हो जाए, ठीक है, वहां से वो क्या करे, रिटर्न बैक हो जाए। अब ये रिटर्न बैक क्या हुआ, ये भाग ही गया ना, रिटर्न बैक हो जाए मान लो इस तरह से, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा, ये पूरा लेंथ जो मेजर करेंगे आई से एफ, पूरा लेंथ ऐसे होके वो टोटल डिस्टेंस देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल यहां से यहां तक होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में भी अगर टर्न बैक कर जाता है तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर बिना टर्निंग बैक किए वो लगातार स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा बिना अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किए, तो उस केस में डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। ये अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे, स्पेशली हम लोग डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इनिशियली एट 2,3,5 मूव्स टू 3,2, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है। सबसे पहले पार्टिकल जो शुरुआत में है उसका पोजीशन ए मान लेते हैं और बाद में जो है उस पोजीशन को पोजीशन बी मान लेते हैं। तो क्या दोनों का पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं? बिल्कुल। R1 पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हम लिख पाएंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, जो उसका कोऑर्डिनेट है उसको हमने i कैप j कैप k कैप कोफिशिएंट में पुट कर दिया और हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। उसी तरह से क्या उसका सेकंड पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं? R2, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और
अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो एस वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप एस वेक्टर की जगह आप चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा आर यूज कर सकते हैं। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 8 के कैप। देखिए तो R2 माइनस R1 करके यही आ रहा है क्या। अब जैसे ही हमारे पास डेल्टा आर का वैल्यू आ गया, मतलब ये आंसर हो गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वाले का आंसर ये हो गया। लेकिन उसके बाद उसमें ये भी पूछा है कि फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो, यानी एस का मैग्नीट्यूड आपको बताना है, या फिर ये कहें कि डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्या लिखेंगे, एस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ये बिल्कुल एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के निकालने जैसा है। जैसे यहाँ पे ये आई का कोफिशिएंट 1 है और जे का कोफिशिएंट -1 है और के का कोफिशिएंट -8 है, तो उन्हीं के स्क्वायर्स हमने कर दिए और ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा। और 1 + 1 यानी 2 प्लस और 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा √66। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इतना क्लियर हो गया सबको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल वेरीज एज r इक्वल्स टू 2t² i कैप 3t j कैप एंड 7t² k कैप। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इन टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। तो सबसे पहले r1 के बारे में सोचेंगे। पोजीशन वेक्टर इनिशियल क्या होगा, तो इनिशियल टाइम क्या दिया हुआ है 1 सेकेंड, फाइनल टाइम क्या दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो पहले हम 1 सेकेंड को आर के इस आर वेक्टर के इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। अच्छा आर वेक्टर लिख ही देते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो आर वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 2t² i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 7t² k कैप। और अब हम लोग इसी में 1 सेकेंड पुट करके क्या निकालेंगे, R1 निकालेंगे। सो R1 हम लोग लिख पाएंगे इक्वल टू 2i कैप, हमने 1 पुट कर दिया तो t² का वैल्यू 1 हो गया, प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। हमने t की जगह क्या पुट कर दिया 1 सेकेंड। अब हम लोग पुट करते हैं R2 इक्वल्स टू, अब हम लोग t की जगह 3 सेकेंड पुट करने जा रहे हैं, तो 2 इंटू 3² i कैप प्लस 3 इंटू 3j कैप प्लस 7 इंटू 3² k कैप। ठीक, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 18 i कैप प्लस 9j कैप प्लस 63 k कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा R2 वेक्टर। अब R2 पता है, R1 पता है, क्या हम लोग डेल्टा R निकाल सकते हैं। सो डेल्टा R विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि क्या लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे 18 माइनस 2 यानी 16 i कैप, 9 माइनस 3 यानी 6j कैप, 63 माइनस 7 यानी 56 हो जाएगा क्या, 56 k कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू। और उसके बाद अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, सॉरी डेल्टा एस नहीं, एस या फिर डेल्टा आर। तो डेल्टा आर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा √16² प्लस 6² प्लस 56²। और ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं और बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। एक और टाइप का क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है, उस टाइप को मैं बस डिस्कस कर दे रहा हूं। आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसको बनाइएगा। बोलेगा कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं 3t² प्लस 2t प्लस 8 ऐसा, और बोलेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ऐसा कुछ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ऐसा कुछ दे सकता है।
है ना, ये बोलेगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज लाइक दिस, या ऐसे ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम करेगा, बोलेगा कि पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2t एंड z इक्वल्स टू 8 है, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, या कोई भी दो टाइम इंटरवल दिया रह सकता है। तो वास्तव में आपको समझना है कि ये सारे क्वेश्चंस एक ही है जो अभी हमने डिस्कस किया है। वो जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली दिया हुआ था। अगर कोऑर्डिनेट भी दिया या पोजीशन वेक्टर दिया, कुछ भी दिए, आपको काम तो वही करना है, काम तो वही करना है, आपको R1 लिखना ही है। R1 कितना हो जाएगा, वो T1 पुट करके, और देखिए 3, 2 और 8, मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। R2 निकालना हो, R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू 3 पुट कर दीजिए तो 27i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, है ना। और अगर आपको डेल्टा R निकालना हो तो डेल्टा R इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 3 यानी 24i कैप प्लस 4j कैप और 8 माइनस 8 यानी 0। तो ये डेल्टा R हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे अगर चाहेंगे तो, जरूरत हुई तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पीड। ऑलरेडी इसका भी आइडिया क्लास 9th में हम लोग के पास रहता है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे और इस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड एक आइडिया देता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो किस तरह से चेंज हो रहा है विथ टाइम, मतलब आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं विथ टाइम। सो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। ज्यादा बढ़िया अगर हम लैंग्वेज यूज करें तो ये लिखेंगे रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड विथ टाइम, ठीक है, यही कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड विथ टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका अगर स्पीड का सिंबल देखें तो वो v है, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एज सच खाली स्पीड अगर कोई कहता है तो उसका मतलब एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, लेकिन वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए v इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम ऐसा मान लीजिए। अच्छा, ये स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा ना कि सर v से अगर स्पीड को डिनोट करें तो वेलोसिटी से, वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, तो वेलोसिटी को v वेक्टर लगा देंगे, है ना। ठीक है, इतना इतना इससे तो काम हो जाएगा हम लोग का, है ना। चलिए, या अगर आपका पूरा बहुत माने लिखने का तो v हम लोग मिटा रहे हैं, ये मिट ही नहीं रहा। ठीक है, अगर आपको बहुत लिखने का मन है तो स्पीड लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन जो है वो ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, m0L t-1। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्पीड एक्चुअली बताता है, आइडिया देता है कि आप कितना रैपिडली चल रहे हैं। अब उसको निकालने का दो क्वांटिटी है, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो हम लोग अभी पहले एवरेज स्पीड देखेंगे, बाद में सेकेंड पार्ट में हम आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड से शुरुआत करते हैं। तो क्या है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड जो है इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम टेकिंग। मतलब एवरेज स्पीड, इसको तो हम लोग एवीजी और स्पीड ऐसे ही लिखेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। अच्छा, एवरेज में आगे प्रोसीड करें उससे पहले एक जनरल मीनिंग ऑफ एवरेज हम लोगों को समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारे जगहों पे ये आपके काम आ सकता है। क्या है जनरल मीनिंग ऑफ एवरेज? एवरेज का मतलब क्या हुआ? आपने सुना होगा एवरेज मार्क, ठीक है, परसेंटेज मार्क्स ऑफ द क्लास निकालते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास निकालते हैं।
तो एवरेज मार्क का क्या मतलब होता है, या आपने ही मान लीजिए 2 या 3 अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आपको मिला, तो आपको बोला जाए एवरेज मार्क कितना है बताओ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई आदमी है ए, और उसको 3 अलग अलग सब्जेक्ट में, मान लो मैथ्स में, इंग्लिश में और संस्कृत में, आउट ऑफ 50, 40, 45 और 35 ये मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि उस आदमी का एवरेज मार्क क्या है, तो एवरेज मार्क्स जो होगा, एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू 40 प्लस 45 प्लस 35 अपॉन 3 होगा। और ये सम अगर आप करेंगे तो आपको दिखेगा 120 अपॉन 3, यानी एवरेज मार्क्स 40। तो ये एवरेज मार्क्स 40 का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है एवरेज मार्क्स 40 है? देखिए एवरेज मार्क्स ये बताता है कि भाई अगर इस मैथ्स सब्जेक्ट में भी आपको 40 आता, इंग्लिश में भी 40 आता, और इस संस्कृत सब्जेक्ट में भी 40 आता, तो अगर टोटल मार्क्स अभी 120 आया है तो इस केस में भी 120 आएगा। एवरेज मार्क वो कांस्टेंट वैल्यू है जो एग्जैक्टली वही काम कर देता है जो ये वेरिएबल वैल्यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल मार्क्स दिख रहा है, वो भी टोटल आपका मार्क्स कितना बना रहा है 120, और एवरेज जो आपने निकाला उन सबको भी आप ऐड करेंगे तो वो भी कितना बनाएगा 120, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आप यहाँ से एवरेज को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, एवरेज का फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपके n अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आए हैं वो x1, दूसरे सब्जेक्ट में x2, तीसरे सब्जेक्ट में x3 और nth सब्जेक्ट में कितना है xn। तो टोटल सम ऑफ मार्क्स तो ये आएगा। और अगर उसका एवरेज मार्क हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज मार्क क्या है, x बार है, एवरेज को बार से डिनोट करते हैं तो x बार मान लेते हैं एवरेज मार्क्स है। तो अगर सारे सब्जेक्ट में, इन n सब्जेक्ट्स में आपको इतना ही मार्क आता, x बार मार्क आता, तो टोटल सम कितना हो जाता, x बार प्लस x बार प्लस डॉट 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 प्लस x बार एंड सो ऑन, ठीक है। सारे मार्क्स हमने जोड़ दी, n के सारे मार्क्स जोड़ दिए, तो वही LHS क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये LHS बन जाएगा nx बार, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। और यहां से आप ये लिख पाएंगे कि x बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। तो आपको बचपन से यही पढ़ाया गया है कि आपको एवरेज निकालना है तो उन सारे क्वांटिटीज को ऐड करना है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करना है। वो वास्तव में ये आता है कि भाई ये जो वैल्यूज हैं, अलग अलग वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, n वैल्यूज दिए हुए हैं, इन सब को जोड़ो और n से डिवाइड करो, एवरेज निकल जाएगा। लेकिन उन सब का सम वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये एवरेज उतनी बार रिपीट करने पे प्रोड्यूस करता है, और वहां से एवरेज डिफाइन होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए एवरेज का, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का मीनिंग क्लियर हो सकता है। एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझेंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि आप एक जगह से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, ए से चलना शुरू करते हैं, आप बी तक जाते हैं, ठीक है। तो इसके दौरान आपने बाइक स्टार्ट किया होगा, मान लो आप बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक स्टार्ट किया, क्या स्टार्टिंग में आपका वेलोसिटी 0 होगा, यस। क्या एंड टाइम में आपका वेलोसिटी 0 होगा, यस। क्या बीच के समय आपका वेलोसिटी 0 है, हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन हर समय नहीं होगा। तो अगर हम एक वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, ये तो अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ,
ये तो अगर वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कैसा बने? स्टार्टिंग होगा जीरो वेलोसिटी से, ठीक है, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई है? उसके बाद ऐसे वेरी करेगा, फिर मान लो ट्रैफिक है, वेलोसिटी कम हुआ, फिर कहीं पर ट्रैफिक सिग्नल रुका हुआ है तो वहां रुकेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे, फिर ऐसे आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और टाइम के साथ उसका स्पीड, फिर फाइनली जब बी पे पहुंच जाएंगे, समय हो गया, मोशन समाप्त, तो जीरो कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह का काम करेंगे, कुछ ऐसा ही मोशन होगा, है ना? कुछ ऐसा एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। तो इसके दौरान आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो इसके दौरान आपने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया और कितना समय लगा? 3 घंटे। तो आपसे अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 120 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? 3 घंटे, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, है ना? लेकिन क्या आप हर समय 40 किलोमीटर पे चल रहे होंगे? नहीं, हो सकता है। अच्छा, ये ग्राफ जो है वो थोड़ा बड़ा बनाया जाए तो ड्रॉ करने में आसानी रहेगा, कुछ इसको बड़ा कर लेते हैं, इस तरह का बड़ा कर लीजिए, ठीक है, अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो क्या आप हर समय 40 पे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, है ना? मान लेते हैं 40 का स्पीड जो है वो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 40 का स्पीड ग्राफ में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या आप हर समय 40 पे थे? नहीं थे, है ना? आप हर समय 40 पे थोड़ी थे, एकदम नहीं थे। लेकिन लेकिन फिर भी एवरेज स्पीड बोल रहा है 40। क्या बताता है? अगर आप 40 से लगातार 3 घंटे तक चलते 40 के स्पीड से, तो कितना ट्रेवल कर पाते? 120 किलोमीटर एग्जैक्टली 3 घंटे में। आप स्टार्ट करें, मतलब स्टार्टिंग ए पॉइंट से आप 40 से ही स्टार्ट करें और एंड भी 40 पे ही करें और पूरे टाइम लगातार कांस्टेंट स्पीड से चले, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। लेकिन आप वेरिएबल, रियलिटी क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड से चलते हैं हम लोग। किस स्पीड से चलते हैं? वेरिएबल स्पीड से। और वेरिएबल स्पीड से चलने के बाद हम लोग का जो स्पीड होता है वो, ये क्या हो गया, वेरिएबल स्पीड से चलने के बाद हम लोग एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और एवरेज स्पीड बताता है कि अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चलते तो उतने समय में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम काम कर रहा है। जैसे मार्क्स में आप देखें तो जनरली आपका मार्क्स कैसा आता है? अलग अलग आएगा, सारे सब्जेक्ट पे कुछ मार्क्स थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन आपका टोटल सम उतना ही आना। और एवरेज मार्क्स अगर आप ले ले सारे सब्जेक्ट में इक्वल, तो भी आपका टोटल सम वही आता है। उसी तरह से रियल लाइफ में जब आप ट्रैवल करते हैं, मोशन करते हैं, तो आप चलते कैसे स्पीड से? वेरिएबल से कि कांस्टेंट? वेरिएबल से चलते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज निकाल लेते हैं तो वो एवरेज इंडिकेट करता है कि आप अगर पूरे टाइम उसी कांस्टेंट से चलते, तो जो असर आपने वेरिएबल के साथ प्रोड्यूस किया है, यानी जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है वेरिएबल के साथ, उससे बराबर डिस्टेंस आप ट्रेवल कर पाते। यहाँ पे एकेडमिक वाला एग्जांपल में देखें तो अगर आप उतना ही एवरेज मार्क्स सब में लाते तो भी आपको टोटल उतना ही मार्क्स आता जितना आपने वेरिएबल मार्क्स के साथ प्राप्त किया। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड के स्पेशल केसेस कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक स्पेशल केस दिया हुआ है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, या फिर सिंपली आप ये कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, v2, v3 एंड vn रेस्पेक्टिवली, देन एवरेज स्पीड क्या होगा? वो कैसे निकालेंगे, इसको समझिए। ठीक है, पहले इस
सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि ये क्या क्या रहा है। एक जर्नी हुआ, उस जर्नी के दौरान पार्टिकल जो है ए से बी जाता है, ठीक। इसके दौरान उसके पूरे पाथ को आप इक्वल डिस्टेंसेस में बांट लीजिए। मान लीजिए कि पहला डिस्टेंस जो इक्वल डिस्टेंस हम लेंगे वो यहां से यहां तक का है, फिर यहां से यहां तक का है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह से आपने बांट लिया। तो पहला पार्ट उसने किसी स्पीड से ट्रेवल किया होगा, मान लेते हैं वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, सेकेंड पार्ट v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, हर बार डिस्टेंस इक्वल है। थर्ड पार्ट v3 स्पीड से ट्रेवल करता है, फोर्थ पार्ट v4 से, एंड सो ऑन, लास्ट पार्ट nth पार्ट vn से ट्रेवल करता है, ठीक। ये दिया हुआ, तो हर पार्ट का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो बोल रहा है इक्वल डिस्टेंस है, हर पार्ट का कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और वो इक्वल है। तो इसको हम लोग एस मान लेते हैं, इसको भी एस मान लिए, इसको भी एस मान लिए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। टोटल ऐसे कितना पार्ट है, एन पार्ट है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। टोटल डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस आप लिख पाएंगे n इंटू एस, ठीक। अच्छा, टोटल टाइम कितना है, क्योंकि आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको टोटल टाइम तो चाहिए, ठीक है। आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या चाहिए भाई, टोटल टाइम चाहिए। तो हर पार्ट का टाइम आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो वो निकालना पड़ेगा। हर पार्ट का टाइम, मान लो इस पार्ट का टाइम t1 लेते हैं, इस पार्ट का टाइम t2 लेते हैं, इस पार्ट का टाइम t3 लेते हैं, इस पार्ट का टाइम tn लेते हैं, सो ऑन, ठीक है। तो t1 का वैल्यू कितना लिख पाएंगे, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होगा कि नहीं, अब ये भी हमने पढ़ा था, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो t1 जो होगा वो लिखेंगे s बाई v1, t2 जो होगा वो क्या लिखेंगे, s बाई v2, t3 क्या लिखेंगे, s बाई v3, एंड सो ऑन। आप लिखिएगा tn इक्वल्स टू s बाई vn। ये पूरा हमने लिख लिया। अब क्या करें, अब हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्म, अच्छा टोटल टाइम अभी हमने नहीं लिखा, तो टोटल टाइम भी लिख लेते हैं। टोटल टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस tn, और ये हो जाएगा s कॉमन ले लीजिए क्योंकि सारे टाइम में s है, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 1/vn, ये आ गया। ये टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी मालूम है, तो हम लोग एवरेज स्पीड क्या लिख पाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी ns अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम को क्या लिख लें, अभी अभी हमने लिखा s इंटू 1/v1 प्लस 1/v2 1/vn, और ये s से ये s कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा n बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये वास्तव में कहलाता है हार्मोनिक मीन, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एवरेज स्पीड इन दिस केस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स, ठीक है। इन दिस केस कौन सा केस में, जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है विथ वेरियस स्पीड्स, और तब वो अपना पूरा प्रोसेस ऑफ जर्नी कंप्लीट करता है। उस केस में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, केवल हार्मोनिक मीन निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ डिफरेंट स्पीड्स। इस बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोल रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना। एवरेज स्पीड तो लास्ट में लिख ही लेंगे, तो उस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को एक जर्नी मान लेते हैं, और इस जर्नी को फिर से n पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ये जो n पार्ट है उसमें पहला पार्ट v1 स्पीड से ट्रेवल हुआ है, दूसरा पार्ट v2 स्पीड से, तीसरा पार्ट v3 स्पीड से, चौथा पार्ट v4 स्पीड से। ये क्या लिख दिए, v3 यहाँ बीच में,
और ये v5 जो होगा कोई बात नहीं है ना, v5 नहीं होगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं v4 और ये हो गया v5, या लास्ट वाले को तो सबसे अच्छा vn लिखते थे। ठीक है, इस तरह से हो गया, v4 को भी हटा के और हम लोग डॉट 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 कर, ठीक, ये n पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। इस बार इक्वल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, इस बार कह रहा है इक्वल टाइम। तो अगर इक्वल टाइम है तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए भी टाइम t लिखेंगे, इसके लिए भी t लिखेंगे, इसके लिए भी t लिखेंगे, इसके लिए भी t लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे आसानी से क्या निकल के आ जाएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या आया, टोटल टाइम इक्वल्स टू एन टी हो जाएगा, क्योंकि n बार ऐसा टी को जोड़ेंगे तो एन टी हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें, तो सब में अब डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल होगा, टाइम सेम है, अलग स्पीड से चलिएगा तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करिएगा कि नहीं। 2 सेकेंड चले, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो 20 मीटर ट्रेवल हुआ। अगर नेक्स्ट 2 सेकेंड चले 50 मीटर पर सेकेंड से, तो 100 मीटर ट्रेवल हुआ। तो अब इक्वल टाइम है, अलग अलग स्पीड है, तो अलग अलग डिस्टेंस होगा। और अलग अलग डिस्टेंस है तो हम लोग मान लेते हैं ये डिस्टेंस s1 है, ये डिस्टेंस s2 है, ये डिस्टेंस s3 है, और ये डिस्टेंस sn। s1 कितना लिख पाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड को लिख लेंगे v1 इंटू टी। डिस्टेंस s2 इक्वल्स टू v2 इंटू टी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब टोटल डिस्टेंस भी निकल गया, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sn, सबको जोड़ दिए, यानी v1t प्लस v2t एंड सो ऑन अप टू vnt। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम हमने लिखा ही हुआ है, तो एवरेज स्पीड अब निकाल देते हैं। तो ये हो गया अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, v1 प्लस v2 vn, और t हमने ले लिया कॉमन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी n t, t से t कैंसल, और एवरेज स्पीड निकल के आ गया। और ये जो देखिएगा एवरेज स्पीड, ये आपको दिखेगा एरिथमेटिक मीन, v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n। ये हो गया हमारा एरिथमेटिक मीन, एवरेज स्पीड। और इसलिए कहते हैं इन दिस केस एवरेज स्पीड इज एरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 5 सेकंड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड एंड फॉर 10 सेकंड विद स्पीड 7 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये उसका रास्ता है पूरा, इस पूरे रास्ते में वो एक हिस्सा ए टू बी कुछ ट्रैवल करता है और फिर बी टू सी ट्रैवल करता है। ए टू बी वो जो ट्रैवल करता है 5 सेकंड के लिए वहां पे उस रास्ते पे ट्रैवल करता है, और बी टू सी जो वो ट्रैवल करता है वहां पे वो कितना टाइम देता है, 10 सेकंड टाइम देता है। अच्छा, जब वो 5 सेकंड ट्रैवल कर रहा है तो वो कितने स्पीड से कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा है। और जब वो 10 सेकंड ट्रैवल कर रहा है तो उस समय उसका स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी, ये बोला गया है। एवरेज स्पीड मतलब हमको क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। अब सबसे पहले डिस्टेंस फर्स्ट निकाल लेते हैं और फिर डिस्टेंस सेकंड निकाल लेते हैं। d1 निकालेंगे, यहाँ पे हमको स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। फिर उसी तरह से ये स्पीड दिया हुआ, ये टाइम दिया हुआ है, सेकेंड d2 निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10 यानी 70 मीटर। तो इस तरह से हमारा अगर डिस्टेंस टोटल हमको कहीं लिखना पड़े तो हम लिख पाएंगे 20 मीटर प्लस 70 मीटर यानी 90 मीटर। फिर अगर आपको टोटल टाइम चाहिए तो टी टोटल कितना हो जाएगा, टी टोटल विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड यानी 15 सेकेंड। अब अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू
डी टोटल अपॉन टी टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी हो जाएगा 90 मीटर अपॉन 15 सेकेंड, यानी 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का, आपको बस टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ टाइम ऑफ द जर्नी विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड एंड रेस्ट हाफ टाइम with speed 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। तो अगर हम देखें तो इस बार भी उसका जो जर्नी है वो दो हिस्सों में है। उसका एक हिस्सा ये है कि उस एक हिस्से में वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, हाफ टाइम की बात कर रहा है। तो हाफ टाइम कोई t/2 टाइम रहा होगा, है ना। हाफ टाइम है तो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। पूरा टाइम ऑफ द जर्नी कितना है आपको नहीं मालूम है तो आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। पूरा टाइम ऑफ द जर्नी आप क्या मान सकते हैं कि t है कुछ। तो हाफ टाइम अगर वो 60 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इतना तक वो t/2 टाइम से चला। अगर हम क्या मानने टोटल टाइम को, टोटल टाइम अगर हम ये अज्यूम करते हैं इक्वल्स टू टी है तो हाफ टाइम यानी t/2 होगा और नेक्स्ट हाफ टाइम यानी t/2 होगा। अच्छा, टाइम हाफ हुआ है, डिस्टेंस हाफ नहीं है, तो डिस्टेंस दोनों अलग अलग ट्रैवल करेगा। जैसे एक हाफ, फर्स्ट हाफ में वो 60 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है तो, और दूसरे हाफ में वो 40 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। आप देख सकते हैं पहले हाफ में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हालांकि मैंने यहाँ पे कम ही बनाया है, छोटा बनाया है, लेकिन ठीक है, वो इधर वाला 40 हो सकता था, उधर वाला 60 हो सकता था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी। तो आपको पहले D1 निकालना होगा, जैसे अभी अभी हमने निकाला था। तो 60 इंटू t/2 ये हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना 30t। उसी तरह से D2 निकालना है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 40 इंटू t/2, तो ये क्या आ जाएगा 20t। तो D1 निकल गया और D2 निकल गया। अब क्या करना है आपको, वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d टोटल अपॉन t टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30t प्लस 20t बाई टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमने t अज्यूम किया था, तो ये हो गया 50t/t यानी 50 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। आसान था। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें टोटल टाइम को t नहीं लेकर क्या ले लें 2t, क्योंकि हाफ कर रहे हैं तो 2 से कट जाएगा तो वो फ्रैक्शन नहीं आएगा। t/2 जैसे फ्रैक्शन आ गया, t/3 हो सकता है फ्रैक्शन आ जाए। तो 2 को तो फिर भी डील करना ठीक है, 3 को डील करना फ्रैक्शन में और मुश्किल काम होता है ना, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ऐसा कर सकते थे कि टोटल टाइम को आप 2t लेते तो ईच पार्ट हाफ ऑफ 2t होता, यानी ईच पार्ट कितना आता t आता, ठीक है। तो ये आसानी से कट जाता। तो वैसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं। जैसे 1/3 अगर बोला तो आप टोटल टाइम 3t ले लीजिए। अगर 1/5 बोला तो टोटल टाइम आप 5t ले लीजिए, ताकि जो भी बोल रहा है वो 5 से 5 को कैंसिल कर दे, 3 से 3 को कैंसिल कर दे, और हमारा जो टाइम आए वो फ्रैक्शन में नहीं आके होल नंबर में आए, ताकि हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है, कैलकुलेशंस कम हो। ये क्लियर हो गया, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द जर्नी विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एंड रेस्ट टाइम विद स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस ये है कि वहां पे हाफ हाफ टाइम की बात थी, यहाँ पे क्या है 1/3 टाइम की, 1/3 और 2/3 टाइम की बात हुई है ना। रेस्ट मतलब कितना हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए वो स्टार्ट करता है ए से, अच्छा ए से वो बी तक जाएगा और फिर बी से सी तक जाएगा। ए से बी जब वो जा रहा है तो कितने स्पीड से जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और बी से सी जब जा रहा है तो वो कितने स्पीड से जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। कितने टाइम तक वो गया है, तो फर्स्ट 1/3 टाइम हुआ है ना,
तो यानी कि अगर टोटल टाइम देखें तो टोटल टाइम को हमको क्या अज्यूम करना चाहिए, अभी अभी हमने देखा टोटल टाइम हमको अज्यूम करना चाहिए इसमें 3t, ताकि 1/3 टाइम जब हम निकालें तो 3t इंटू उसका 1/3 यानी t टाइम हो जाएगा। तो a टू b का टाइम कितना आया, t आया। अच्छा, बाकी टाइम कितना बचा, अगर 1/3 कहीं पे दे रहे हैं तो रेस्ट टाइम कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 यानी आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3t इंटू 2/3, और ये देखिए 3 से 3 कटेगा तो 2t आ जाएगा। यानी a से b तक जाने का टाइम क्या है, t सेकेंड है, और b से c जाने का टाइम क्या है, 2t सेकेंड है। तो ये दोनों टाइम हो गया, इस दोनों को ऐड करिएगा तो टोटल टाइम क्या 3t आ जाएगा। यस, तो एकदम परफेक्ट आया है। चलिए अब हम d1 निकालते हैं, मतलब a से b तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है। तो स्पीड इंटू टाइम करने से आ जाएगा, यानी 30t। फिर d2 निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा, 60 इंटू क्या चीज, 2t। ये 30 और t से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे 16 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 60 इंटू 2t से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 120t। अब हम लोग अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30t प्लस 120t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इज 3t। तो देखिए ये 150t अपॉन 3t आ जाएगा, t से t कैंसिल हो गया और ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी आ जाता है। आसान क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना पाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 1 किलोमीटर विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब डिस्टेंस के बारे में वो इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा है, और वो क्या कह रहा है कि वो पहला 1 किलोमीटर जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी ए से बी जो जाता है वो जाता है कितने कितने स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। दिस इज 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो बोलता है नेक्स्ट 2 किलोमीटर, इसके बाद अब नेक्स्ट 2 किलोमीटर और वो ट्रेवल करेगा कितने स्पीड से, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। अब आपको निकालना है कि पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। क्या हमको डी टोटल इस बार मालूम है, हाँ, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, टाइम के बारे में नहीं दिया, लेकिन डिस्टेंस के बारे में दिया है, तो डी टोटल हम क्या लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर होगा। ठीक, अच्छा, क्या हम T1 निकाल सकते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 1/4। देख रहे हैं 1 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये बेसिकली 1/4 आवर हो गया। ठीक है, फिर T2 अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 1/4 आवर। तो हमने T1 भी निकाल लिया, T2 भी निकाल लिया, तो क्या T1 प्लस T2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो अब लिखते हैं T1 प्लस T2, यही टोटल टाइम हो जाएगा, T टोटल इक्वल टू T1 प्लस T2, यानी 1/4 प्लस 1/4 आर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2 आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल देंगे, क्योंकि हम लोगों को टोटल डिस्टेंस मालूम है, तो एवरेज स्पीड लिख लेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी टोटल अपॉन टी टोटल। तो डी टोटल कितना है, 3 किलोमीटर चला है वो, और कितना टाइम लिया है, आधा घंटा लिया, हाफ आवर। ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये उसका एवरेज स्पीड होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस ऑफ द जर्नी विद 60 मीटर पर सेकेंड एंड रेस्ट हाफ विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। इस बार डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। मतलब उसका जो जर्नी है उस जर्नी का हाफ डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस के बारे में चर्चा कर रहा है। ए है, बीच में कहीं बी आया होगा और फिर सी आया होगा।
ए बी और बी सी बराबर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जब हाफ की बात कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस को कितना अज्यूम करना चाहिए, इसमें डिस्टेंस बताया नहीं है, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस को कुछ अज्यूम करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस को हम लोग 2d मान लेंगे, ताकि ये डिस्टेंस हाफ जो उसका है वो d और d में बट जाए, तो हमारे पास d सुंदर सा नंबर आ जाएगा इसलिए। और ये 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, पहला कितना है, पहला 60 है ना, तो पहला है 60 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जर्नी हो रहा है 40 मीटर 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्या हम लोग t1 निकाल सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम, यस, d बाई 60, है ना। और टाइम फॉर सेकेंड पार्ट t2 कितना हो जाएगा, d बाई 40, डिस्टेंस बाई स्पीड कर लेंगे, है ना, तो इतना सेकेंड आ गया। अब हम लोगों को टोटल डिस्टेंस भी मालूम है, टोटल टाइम इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा, तो एवरेज स्पीड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बाई टोटल टाइम यानी डी, डी कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1/60 प्लस 1/40, डी से बाई। और जब हम लोग सेम क्वेश्चन देखते हैं इक्वल डिस्टेंस के साथ, तो उसका आंसर आता है 48 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हो गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 1/3 डिस्टेंस ऑफ द जर्नी विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसका जर्नी था उसका 1/3 डिस्टेंस, ठीक है, मतलब अगर वो ए से स्टार्ट करता है तो ए से कुछ बी उसका 1/3 डिस्टेंस हुआ, और बी से सी उसका रेस्ट जर्नी हो गया। तो ए से बी जो वो ट्रैवल कर रहा है वो ट्रैवल कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट बी से सी जो वो ट्रैवल कर रहा है वो ट्रैवल कर रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। अब क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम लोग को अज्यूम करना है, और यहाँ 1/3 डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 3d, ठीक है, ताकि 1/3 डिस्टेंस जब निकालें तो ये d आ जाए, और रेस्ट तो 2d आ जाएगा, है ना, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस 3d में से d हटा तो 2d आ गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस निकल चुका है, एवरेज स्पीड के लिए हमेशा ध्यान रखना है टोटल डिस्टेंस चाहिए। और चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ टाइम ऑफ द जर्नी विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ with speed v2, find the average speed for the entire journey। तो हम लोग को इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। मान लेते हैं कि ये पूरा जर्नी है, ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा करते हैं जर्नी को, ठीक है। अब हम लोग इसमें पॉइंट्स दे देते हैं, ए हाफ टाइम ऑफ जर्नी बोल रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वल टाइम उसको जरूर लग रहा है। तो ए से बी जाने में उसको टाइम अगर टी लगा है, तो बी से सी जाने में भी उसको टाइम टी लगा है। टोटल टाइम इसमें हमने क्या अज्यूम किया है, 2t। टोटल टाइम वी हैव अज्यूम्ड इज 2t, उसी को टी और टी में डिवाइड कर दिए, और बोले कि रेस्ट हाफ टाइम विद स्पीड v2। तो t1 फर्स्ट टी टाइम जो है उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया, और नेक्स्ट टी टाइम उसने v2 स्पीड से ट्रेवल किया। क्या हम लोग फर्स्ट टाइम फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम यानी v1 इंटू टी, फिर d2 निकाल सकते हैं सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस, वो हो जाएगा v2 इंटू टी, और हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भी निकाल पाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू v1t प्लस v2t। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज टोटल डिस्टेंस बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2, और ये बाई 2 होगा तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, वो 2v0 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। 45 की 7 एग्जैक्ट 7। नेक्स्ट अब शुरू करने जा रहे हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टैंटेनियस स्पीड जो है उसको समझ लेते हैं थोड़ा। मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से, है ना, मान लो ये रास्ता है उसका, इस रास्ते को टेढ़ा रास्ता बनाना पड़ेगा, ये है कुछ एक टेढ़ा रास्ता, और इस रास्ते को वो पार्टिकल ट्रेवल करता है। तो इसके दौरान उसका कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, उसका कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन अभी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करेंगे। तो यहां से ये यहां तक जाएगा, ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और उस डिस्टेंस को मान लो हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं डेल्टा एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा एस को डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग ये कह रहे हैं, ये जो लाइन है ये यहां से यहां है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग एस वेक्टर से या फिर डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो डेल्टा एस हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं डिस्टेंस, जिसको अभी तक डी से रिप्रेजेंट करते आ रहे थे, डी वही डेल्टा एस, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कैलकुलस एंटर कराएंगे, इसीलिए हम लोग उसको डेल्टा लिखने के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मान लो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल होता है, देन एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड जो होगा वी एवरेज, सॉरी वी वेक्टर जब हमने लिख दिया तो वो एवरेज स्पीड नहीं रहेगा, वो एवरेज वेलोसिटी होगी, इसलिए इसको हटा रहे हैं। अगर देखा जाए एवरेज स्पीड, तो वो एवरेज स्पीड होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसी का लिमिटिंग वैल्यू, इसी का क्या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अगर इसी चीज का अगर हम क्या करें, लिमिटिंग वैल्यू निकालें, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी करेंगे, ये जो वैल्यू होगा यही इंस्टैंटेनियस स्पीड दे देगा, ठीक है। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और इसी को हम लोग ये यही इंस्टैंटेनियस स्पीड हो गया। दिस इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड, ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, उनको तो बस इसको उठा के यहाँ पे ले आना है। तो दिस इज इंस्टैंटेनियस स्पीड v which is limit delta t tends to 0 delta s upon delta t, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। अब इसी को कैलकुलस नोटेशन में हम लोग इस लिमिट को क्या कहते हैं, ds बाई dt। ऑलरेडी कैलकुलस पढ़ चुके हैं हम लोग, मालूम है डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, उसको dy बाई dx ही कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड को ds अपॉन dt कह रहे हैं। अब ये ds है क्या? तो अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास ये जो हमने एक पाथ ड्रॉ किया था, इसी पाथ को हम कॉपी कर रहे हैं और इस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। 3 बार पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए। तो अगर एक लंबा टाइम देते, ठीक है, अगर हम क्या करते, एक लंबा टाइम देते, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कुछ ऐसा देखने मिलता, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर आप टाइम कम दीजिएगा तो क्या लंबा डिस्प्लेसमेंट देखने मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। अगर कम टाइम देंगे तो कम डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता चला जाए। तो मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और ये यहाँ पे ऐसे, तो कुछ अभी भी फाइनाइट टाइम हमने दिया है, तब जाके इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ। ये था डेल्टा एस और ये है डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा एस जो है डिस्टेंस है और डेल्टा आर वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम इसको और छोटा करते चले गए, इसको क्या करें, बहुत ही छोटा करें, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये लेंथ, अब देख रहे हैं, अब क्लोजनेस डेल्टा और डेल्टा एस के बीच का क्लोजनेस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, बहुत ही क्लोज हो गया, बहुत ही नजदीक चला गया, ठीक है। अब जो डिफरेंस था उस कर्व के लॉन्ग के पाथ में और जो स्ट्रेट पाथ में, डिफरेंस जो है वो कम होता चला जाए, और फाइनली बहुत ही छोटा सा ये आएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करा देते हैं
तो जो डेल्टा आर है वो क्या बन जाता है, डी आर बन जाता है। और जो डेल्टा एस है वो क्या बन जाएगा, सॉरी डेल्टा एस के ऊपर वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, डेल्टा एस जो है इट विल बिकम डीएस, डीएस जहां पे स्मॉल डिस्टेंस। अब अगर हम देखें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं हम लोग, वी ऑलरेडी नो द कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा एस। उस समय डी लिख रहे थे, अभी डेल्टा एस लिख रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ही कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन डेल्टा एस सॉरी डीएस और डीआर को अगर कंपेयर करें तो डीएस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डीआर। क्योंकि अगर हम लोग बहुत कम टाइम देते हैं तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है वो इतना छोटा है कि वो कर्व पाथ और स्ट्रेट पाथ में कोई डिफरेंस पता नहीं चलता। देखिए फिर भी फाइनाइट दिए हैं तो बहुत कम डिफरेंस लग रहा है, और छोटा कर दे, जैसे ये कर्व पाथ है इतना छोटा ले ले तो आपको ये स्ट्रेट जैसा ही तो दिख रहा है, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट जैसा ही दिखेगा। एंड हेंस इफ वी कैलकुलेट इन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इस टाइम में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो फाइनली इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू ds बाई dt, है ना, ये ध्यान रखना है, आगे इसको हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो वेलोसिटी से इस तरह से रिलेटेड है, इतना क्लोज है कि हम लोग आगे जब वेलोसिटी पढ़ लेंगे उसके बाद ही हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखिए एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स अभी और आगे आएंगे, ठीक है, कुछ चीजें और सीखेंगे, कैलकुलस का कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग वापस एवरेज स्पीड फिर से निकालना सीखेंगे अलग तरीके से।